नमस्कार, मैं हूं ये त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश की एक संकल्पना की है। उस संकल्पना को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इस बार का जो बजट है, जो आज वित्त मंत्री ने पेश किया है विधानसभा में, उसमें भी उस अभ्युदय मध्य प्रदेश की एक नई संकल्पना आई है। उसका नाम है ज्ञानी। ज्ञानी का सीधा सीधा मतलब है कि जो बजट है वो गरीबों के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा, अन्नदाता के लिए होगा, नारी के लिए होगा और साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए होगा और साथ में ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। इसको मिलाकर बना है ज्ञानी। पहले ये ज्ञान हुआ करता था, ज्ञान में दो नई चीज़ें जुड़ गई, ज्ञानी, जिसे साबित करता है कि मोहन यादव की परिकल्पना अभ्युदय मध्य प्रदेश की जो है वो ज्ञानी पर केंद्रित है। ज्ञानी से अब अभ्युदय होगा और यही सारी चीज़ें आज के बजट में दी गई हैं। बजट में जिस तरह का पूरी बात कही गई है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। कई हमारे पास गेस्ट भी होंगे, पत्रकार भी होंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि आखिरकार बजट का जो प्रावधान है वो किस तरह से अलग हटके है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा बजट, मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है आज इस बार का। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल होगा। उनसे बातचीत शुरू करें उसके पहले देखते हैं एक छोटा सा रिपोर्ट। प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानाम च हितम हितम, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट यात्रा ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता तथा नारी को केंद्र में रखकर प्रारंभ की गई थी। इस यात्रा को और अधिक सार्थक व परिणामजनक बनाने के लिए हमारी सरकार ने क्रमशः आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल किया है, जिससे ज्ञान से प्रारंभ यात्रा का अगला पड़ाव ज्ञानी के स्वरूप में लक्षित है। प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतुल्य कार्य कर रहा है। अतएव प्रदेश के कर्मनिष्ठ व संकल्पित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र तैयार किया गया है। वर्ष 47 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन अर्थात रुपये 250 लाख करोड़ पहुंचाने एवं प्रति व्यक्ति वार्षिक आय रुपये 22,35,000 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हर संभव प्रयास की बात कह रहे हैं देवराज साहब, जगदीश देवराज जी, और बड़ी साफ बात है। आज का बजट मेरे साथ खास मेहमान जुड़े होंगे। देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। गुंजन चौकसे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही मेरे साथ हर्ष जैन होंगे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और पूरे बजट को बेहतर ढंग से समझाने के लिए आर्थिक विशेषज्ञ जेपी पारासर, जो मध्य प्रदेश का बड़ा नाम है, वो मौजूद होंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, मैं थोड़ा समझने के लिए सिर्फ जेपी पारासर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज जो बजट मोहन यादव जी की सरकार का पेश हुआ है उसमें एक बड़ी साफ बात दिखती है कि दीन सबन को लखत है, दीने लखे न कोय, जो दीने को लखे दीन बंधु सम होए। बजट का जो पूरा थीम है वो मुझे इस नज़र आती है। और अंत में ये बात वित्त मंत्री ने कही भी है कि सरकार ने गरीबों को ध्यान में रख करके पूरा बजट तैयार किया है, चाहे वो गरीब अन्नदाता हो, चाहे अन्य वर्ग का हो। ये पूरा बजट केंद्रित है गरीबों पर। हम पारासर साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि इस बजट को वो किस रूप में देखते हैं, क्योंकि सिर्फ गरीब की बजट करके या किसान भर की मदद करके किसी स्टेट के एक जो परिकल्पना की गई इकोनॉमिक्स में समाज कल्याणी सरकार की, कल्याणकारी सरकार की, या एक वैसे समाज की, वो परिकल्पना क्या पूरी हो पाएगी इस कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके? आवाज आ रही पारासर साहब मेरी आपको? सर जो आवाज़ कनेक्ट नहीं हो पा रही, मैं चलता हूँ गुंजन चौकसे के पास, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार आपकी सरकार ने, शायद आपको याद होगा कि 2003 में जब आपकी सरकार आई थी, पहला बजट पेश हुआ था। वित्त मंत्री राघव जी हुआ करते थे और उमा जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। 2003-04 का पहला बजट था। उस बजट को पेश करते हुए आपके तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने एक शेर पढ़ा था कि वादा सिकन न समझना, हमको वादा सिकन न समझना, हम तो कुछ देर तो लगती है वादों को निभाने में।
20 साल हो गए आपकी सरकार को, और अभी भी आपका ध्यान कल्याणकारी सरकार के समाज की बजाय कभी किसान पर केंद्रित होता है, कभी इंडस्ट्री पर केंद्रित होता है। एक सर्व कल्याणकारी बजट कब आ पाएगा आपका? त्रिपाठी जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। सर्वप्रथम आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं इस प्रदेश की नागरिक होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ कि जो बजट उन्होंने आज पेश किया, ये किस रूप में एक समावेशी बजट जी। आपने बोला कि ये गरीब के लिए और सिर्फ किसान के लिए है। मैं थोड़ा सा इसी पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ त्रिपाठी जी। जिस तरह आपने स्टार्ट किया था कि ज्ञानी बजट, यहाँ पे गरीब पर फोकस है, यहाँ पे युवाओं पर फोकस है, यहाँ पे हमारे अन्नदाता पे फोकस है, यहाँ पे नारी शक्ति पर फोकस है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है और यहाँ पर इंडस्ट्री पे फोकस है। तो इन सेक्टर्स की हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियों की बात की है, गरीब, युवा, किसान और युवा। ये जो अगर महिलाएं 4 जातियों को अगर आप सशक्त करेंगे तो हमारा देश सशक्त होगा। मध्य प्रदेश में हमने 2 और सेक्टर्स को जोड़ा कि हमने इंडस्ट्री को भी जोड़ा और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ा, ताकि हम जो विकसित राज्य 2047 की संकल्पना लिए चल रहे हैं आप और हम, वो विकसित राज्य 2047 की संकल्पना को कैसे पूरा किया जाएगा, ये वो विजन, ये वो मिशन के साथ ये बजट पेश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक मूल मंत्र है, वो रिव्यू में बिलीव करती है, वो रिफॉर्म में बिलीव करती है, वो ट्रांसफॉर्म में बिलीव करती है और वो परफॉर्म में बिलीव करती है। तो परफॉर्मेंस कैसे धरातल पे हो, ये बजट पूरा उस पे केंद्रित है। महिलाओं से अगर मैं शुरू करूं त्रिपाठी जी, महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना का तो जो प्रावधान है वो है ही है। हम स्व सहायता समूह जैसे और कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए ताकि महिलाओं को सशक्त किया जाए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, महिलाओं को समृद्ध किया जाए। कानून में बहुत प्रावधान लेकर आया है बजट, ताकि कानून को और सशक्त बनाते हुए सुरक्षित रखा जाए महिलाओं को। तो महिलाओं के लिए जो बजट आया है वो 1.27 लाख करोड़ का बजट यही दिखाता है कि महिलाओं के लिए एक बड़ी रकम निकाली गई है। थोड़ा सा करेक्ट, महिलाओं के लिए आपने 23,000 करोड़ से लगभग 24,000 करोड़ का बजट है आपका। उसके बाद आपको मैं ये लाडली बहना योजना की मैं आपको बात कर रही हूँ। सिर्फ उस योजना के लिए हमने ये बजट आवंटित किया गया है ताकि हम महिलाओं को और सशक्त और समृद्ध बना सके। 1,25,00,000 महिलाएं हैं उस योजना के तहत, तो उन महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए बजट है। अब मैं आपको बात करूं श्रम विभाग की, तो श्रम जो हमारे श्रमिक हैं उनको और किस तरह संबल प्रदान करना है, इसके लिए बजट में आवंटन है 1,335 करोड़ का। ये सिर्फ श्रम, आप विजन समझिए हमारे सरकार का कि उन्होंने हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग को फोकस किया गया है। अब मैं बात कर लूं अगर किसानों की, तो किसानों को लेकर सिर्फ और सिर्फ उनकी खेती को और बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा की श्रेणी में ही 1 लाख सोलर पंप लगाने के उद्देश्य से 3,000 करोड़ का बजट आवंटित है। तो ये दर्शाता है कि हम दूरदर्शिता रख रहे हैं। हम हमारे जो अन्नदाता है हमारे प्रदेश के, वैसे भी हम गौरवान्वित है कहते हुए कि हमारे प्रदेश के किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी हैं। जो ऊर्जा हमारे प्रदेश के किसान करते हैं, वो उसकी 40% ऊर्जा जो दिल्ली मेट्रो में है वो मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा बनाई गई है। तो ये दिखाता है कि हमारे किसानों को और किस तरह हमें समृद्ध करना है, इसके लिए भी हम योजनाएं लेकर आए हैं। पिछड़ा वर्ग की अगर मैं बात कर लूं, अल्पसंख्यक वर्ग की बात कर लूं, तो उसके लिए भी 1,651 करोड़ का बजट आवंटन हुआ है। ग्रामीण विकास के लिए हमने फोकस किया, सिर्फ शहरी विकास पे फोकस नहीं है, ग्रामीण विकास पे भी पूर्ण रूप से फोकस। बिल्कुल बिल्कुल, आप सारे समय में गुंजन जी थोड़ा सा, हर्ष जैन साहब भी बड़ी देर से सुन रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तभी तो आपने लाडली बहना के लिए 23,000 करोड़ 24,000 करोड़ रखा है, और अब जो गाँव की बात करें उसके लिए मात्र 700 करोड़ रुपए रखा है। मैं बात करूंगा हर्ष जैन साहब से। 21,630 करोड़ है त्रिपाठी जी ग्रामीण विकास की योजनाओं को शहरी विकास के साथ जोड़ने के लिए। 11,227 गांवों के लिए मैडम 793 करोड़ का बजट है। आप चर्चा करेंगे उस बात में, मुद्दे पाएंगे। हर्ष जैन साहब से टिप्पणी। हर्ष भाई, आपको लग रहा है कि बजट जो समावेशी, जैसा गुंजन जी कह रहे हैं कि बड़ा समावेशी बजट है, अन्नदाता को खुश करने वाला बजट, नारी वाला बजट है, सारे सेक्टर्स खुश हो गए? हर्ष, सबसे पहले तो मैं सम्मानित पैनल को नमस्कार करता हूं जी, और मैं आज के डिबेट की शुरुआत एक शेर से करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जुमलों के बाजार में
2 ट्रिलियन और ज्ञानी का शोर है। जुमलों के बाजार में 2 ट्रिलियन और ज्ञानी का शोर है, मगर जनता के नल में पानी नहीं, जहर का दौर है जी। तो आप समझे जिस हिसाब से मध्य प्रदेश की हालत है, मूलभूत सुविधाएं तो ये दे नहीं पा रहे हैं और ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, 2 ट्रिलियन इकोनॉमी की कर रहे हैं। ये हमेशा सपने दिखाते हैं, इवेंट रचते हैं। ये कल अच्छा हो जाएगा उस पर बात करते हैं, जबकि आज किस हालत में मध्य प्रदेश की जनता जी रही है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। आप सोचें पिछले साल कैसा गया मध्य प्रदेश। सर पर पानी के लिए करा, पानी के लिए किया है सर उन्होंने इस बार जल जीवन मिशन जो उसके लिए 4,445 करोड़ रुपए रखा है। मैं उस पे ही आ रहा हूँ। जल जीवन जल मिशन योजना जो इनकी है, उसमें इंदौर जैसे बड़े शहर में 85 में से 80 वार्ड में पानी खराब आ रहा है, ये फैक्ट है जी। हमने वाटर ऑडिट करा, एसिडिक पानी आ रहा है जी। तो ये जल जीवन जल मिशन योजना सिर्फ कागजों पे है और धरातल पे कितनी आ रही है ये आप बखूबी जानते हैं जी। अगर आज हम बजट पे आते हैं तो बजट जरूर इनने एक जुमला नया करा है कि पेपरलेस बजट है, लेकिन मध्य प्रदेश के हर आदमी को कर्ज के बोझ में धकेल दिया है। हर आदमी के पास लगभग 60,000 रुपए का कर्ज हर मध्य प्रदेश के व्यक्ति के ऊपर आ गया है। जीएसडीपी रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश अगर आप देखेंगे तो टैक्स कलेक्शन में नंबर 1 है। यहाँ पे एसजीएसटी और वैट से 55%, उत्पाद शुल्क से 16%, स्टाम्प और आरटीओ मिला के 10% अन्य टैक्स कलेक्टेड होता है। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट आरटीओ है जी। आज 16% आरटीओ टैक्स है मध्य प्रदेश में, जो कि अन्य राज्यों से कई ज्यादा है। आज अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स देखें, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्जेस देखें तो लगभग 12% पड़ता है, जो अन्य महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, विकसित प्रदेशों से कई ज्यादा है जी। तो उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में जो हालत है वो बदतर होती जा रही है जी। सरकार का पूरा फोकस, इनका ज्यादा से ज्यादा पैसा रेवेन्यू खर्च हो रहा है ब्याज भरने में जी। ये ब्याज भरने के लिए भी कर्ज लिए जा रहे हैं। सरकार अंदर से खोखली हो गई है, सरकार के पास ब्याज भरने तक के पैसे नहीं है, तो ये स्कूल कैसे सुधारेंगे, अस्पताल कैसे सुधारेंगे। इसके लिए बजट में अलॉटमेंट किया है, एक्सपेंडिचर के नाम पे अगर आप देखेंगे तो ऋण चुकाने के लिए बजट में अलॉटमेंट किया गया, बहुत कम राशि इस बार आवंटित की गई है जी। सरकार किसानों की बात नहीं कर रही है। एमएसपी की बात होनी चाहिए थी बजट में, एमएसपी के ऊपर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है जी। हम बार बार बोलते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन लागू किया जाए, वो वापस से इनके मैनिफेस्टो में था, फिर भी दरकिनार कर दिया गया। लाडली बहनों की ये बात कर रहे हैं, पर मैं समझता हूँ लाडली बहनों के लिए पैसे कम आवंटित करे गए हैं, क्योंकि जो 3,000 रुपए की बात करी गई थी, ये जितने पैसे इन्हें आवंटित करे उतने में 3,000। चलिए उसका जवाब भी गुंजन जी से, फिर हर्ष भाई भी गुंजन जी से वापस आएंगे। अभी तो टाइम हमारे पास, गुंजन मैडम बैठी हुई हैं, जवाब लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ देवदत्त दुबे जी हैं। देवदत्त जी, आप मैंने जो स्टार्ट किया था कि 20 साल आप भी उस समय सदन में आप भी थे और हम भी थे, जब राघव जी ने शेर पढ़ा था कि हमको वादा सिकंदर समझना। आज लगता नहीं कि अभी भी वादे पूरे करने में, हालांकि गुंजन जी ने बहुत तारीफ की, देवड़ा जी की स्टाइल में बोला उन्होंने, मोहन भाई साहब की स्टाइल में बोला, बहुत तारीफ की, पर जैसा हर्ष जी कह रहे हैं और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत सारे वादे अभी भी जहाँ के तहाँ हैं। बिल्कुल, जब राज्य में केंद्र में एक ही दल की सरकार हो तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और इन अपेक्षाओं को पूरा करने में सरकार को पूरा शिद्दत के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जो ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको यदि हम मूलभूत सुविधाएं हैं वो यदि उपलब्ध नहीं करा पाए तो आप कितनी भी घोषणाएं कर लो, कितनी भी कहो कि हम वादे पूरे कर लिए, उसका कोई अर्थ नहीं होता। ज़मीन पे सब कुछ दिखना चाहिए। तो स्वच्छ पेयजल हो, हवा पॉल्यूशन ना हो, और 2 टाइम का खाना मिले, रहने के लिए छत मिले, ये सरकार को प्राथमिकता में होना चाहिए जी। और लगातार ये सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कई जगह बहुत भयावह स्थिति भी देखने को मिलती है, जैसे इंदौर में दूषित पेयजल के कारण, जिससे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दुखी नहीं हुआ होगा, जिसके मन में एक तरह से गिलानी ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पानी भी शुद्ध नहीं दे पा रहे जी। तो सरकार अब पूरी तरह से उस पर फोकस है। पूरे प्रदेश में पानी का सर्वे हुआ है, प्रावधान भी बजट में किया गया है। ये अच्छी खबर रहेगी कि अगली बार ऐसी कोई खबर हमें सुनने को ना मिले कि दूषित पानी से कोई बीमार हो रहा है या उसकी मौत हो रही है। तो जिस तरह से प्रयास किए गए हैं, वादा लगातार निभाने की कोशिश कर रही है।
उस समय जिस समय आपने जिक्र किया था, उस समय जो सरकार आई थी 2003 में जी, वो पानी, बिजली, सड़क के मुद्दे पे आई थी। और सड़कें तो आज पूरे प्रदेश में लगभग सभी जगह आप देखें कि यातायात तो बहुत सुगम हो गया, अच्छी सड़कें बन गई हैं। अब बिजली और पानी, बिजली भी 2003 के पहले की अपेक्षा ठीक है, पानी पे विशेष फोकस करना चाहिए क्योंकि इससे तो सीधा जीवन का संबंध है। और अभी जो इस तरह से बजट में प्रावधान किया गया है, जैसे स्वास्थ्य के लिए, इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। बिल्कुल, मैं एक बार गुंजन के पास आता हूँ, फिर आप लौटूंगा देवा जी। गुंजन जी, जो बात हर्ष जी ने उठाई कि शुद्ध पानी, जल जीवन मिशन आपका बहुत दिन से चल रहा है, अरबों रुपए खर्च हो रहा है उसके बाद, उसके ऊपर पिछले बजट में भी पैसा था, उसके पहले वाले बजट में भी बहुत पैसा था, सेंट्रल से आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है जल जीवन मिशन के लिए, उसके बाद भी जल जीवन मिशन की स्थिति अच्छी नहीं है दोनों तरीके से। अभी कुछ अधिकारियों पे छापे पड़े थे, उसके लोग पकड़े गए, जल जीवन मिशन किस तरह से काम हुआ है। उसके अलावा आपका इंदौर की घटना, एक बड़ी चमचमाती गाड़ी पर डेंट जो लगा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी बात जो देवदत्त जी कह रहे थे कि आपकी सरकार आई थी तो बीएसपी के मुद्दे पर, बिजली, सड़क और पानी, दिग्विजय सिंह के 10 साल के सत्ता सिंहासन को आपने उखाड़ फेंका था सिर्फ 3 मुद्दों पे, और तीनों मुद्दों पे इस बजट में बजट आवंटन मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए त्रिपाठी जी, रही बात जो इंदौर की घटना है वो बहुत दुखद घटना थी। उसपे सरकार ने सार्वजनिक रूप से ये बात एक्सेप्ट की थी कि वो कोई सिस्टम फेलियर नहीं था त्रिपाठी जी, वो एक टेक्निकल फेलियर था उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। सरकार उस पे आई भी सार्वजनिक रूप से, हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए, उन्होंने अगर जहां जो नेग्लिजेंस था, जिन ऑफिसर्स का आपने देखा, बड़ी कार्रवाई की गई ऑफिसर्स पे, उन्हें सस्पेंड किया गया था, कार्रवाई की गई, फ्यूचर में ऐसी चीज रिपीट ना किया हो तो उसके लिए प्रावधान किए गए, इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रहा है। तो वो जो एक दुखद घटना है, हम मानते हैं कि वो जो वहां का एक टेक्निकल ग्लिच था उसके कारण हुई थी, और उस पर खेद भी जताया है सरकार ने। अब जल जीवन मिशन की बात करें तो उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी योजना पे काम चल रहा है। अमृत योजना भी आप देखिए जो आई है नगर निगम के पास, वो अमृत 2 योजना के तहत भी अच्छे रूप से काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपने जो कहा कि जो बजट में जो प्रावधान होता है उस एक रुपए पे किस तरह जनता का अधिकार है वो जनता तक जरूर पहुंचता है। पर्यावरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक नया आयाम रचा है, स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक नया आयाम रच रहा है, और पूरे देश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के वो शहर हैं जो स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 और नंबर 2 पर ही हमेशा पिछले 6 से 7 वर्षों से आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन सब सेक्टर्स पे ध्यान नहीं दिया गया है, इन सब सेक्टर्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है। और जो सड़क की बात अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कही, तो उस सड़क के निर्माण के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हमने एक पूरा एक फोकस वर्क बना रखा है। आप देखिए, अगर हम गरीब और किसान या युवा की, महिला की बात करते हैं तो हमने तो इस बार, आपने आज सुना होगा हमारे वित्त मंत्री जी को, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक अलग फोकस है। आप की अगर मैं बात करूं तो कुछ तुलनात्मक मैं डेटा देना चाहती हूँ। पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं तो हर्ष जी को भी याद दिला दूं कि मैं अगर बोलूंगी तो हर्ष जी कहेंगे कि मैं उनके जमाने की बात कर रही हूँ जब कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, बोलिए आप, हर्ष जी कुछ नहीं कहेंगे। उस समय पर कैपिटा इनकम मात्र 12,000 था, और 20 वर्षों में उस पर कैपिटा इनकम को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अगर मैं 2023-24 की बात कर लूं तो वो 1,40,000 पे लेके आए। लेकिन आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ ये कहते हुए कि मात्र 1 वर्ष में ही हमारी ही सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने, उस 1,40,000 को आज 1,70,000 के आसपास लेकर आ गए। तो ये जो ग्रोथ है ये दिखा रहा है कि ग्रोथ धरातल पे है, तभी ये डेटा आता है। आप जीडीपी में ग्रोथ देखिए, हमारी 11% की जीडीपी में ग्रोथ आई है, हमारी पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ है। अगर मैं कैपेक्स की बात करूं तो पिछले वर्ष से इस वर्ष की तुलना में हमारी ही सरकार ने जो नवाचार कर रहे हैं उसकी तुलना में 46% का कैपेक्स में डिफरेंस आया है। तो ये दिखाता है कि हम धरातल पे काम कर रहे हैं। मैं गुंजन 1 मिनट में मैं वही बात कह रहा था जो बात हर्ष जी और देवदत्त जी दोनों कह रहे थे। आपकी सारी बातें सही मान ली जाएं, लेकिन ये भी तय है कि आप जो एक तरफा बात कर रही हैं, आपकी सरकार एक तरफा, आप उसी अंदाज में बोल रहे हैं कि चलिए पर कैपिटा इनकम आपने बहुत बढ़िया बढ़ा दी, जीएसडीपी की रेट 11 पॉइंट समथिंग पहुंच गई है और सब अच्छा हो रहा है। लेकिन आप बजट का आकार भी देखिए, कहाँ 40,000 करोड़ का बजट, कहाँ 4 लाख करोड़ का बजट।
कहाँ आपके पास जो लोन था वो कितना कम हुआ करता था, लोन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, वो सारी बातें जोड़नी। दूसरी बात जो हर्ष ने कही थी जल जीवन मिशन, आपने जवाब दिया कि अमृत योजना के तहत लगातार काम हो रहा है। अगर आप देखें तो अमृत योजना में पानी तो आ रहा है लेकिन सड़कें खुद गई। भोपाल जैसे शहर में जो राजधानी है आपकी, अगर 4 इमली और 74 बंगले को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह जो जहाँ से आपने पाइपलाइन अमृत योजना की निकली थी अभी भी सड़क नहीं बनी है वो, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के में उसको रखा ही नहीं है। चलिए इस मुद्दे में बात करेंगे। मेरे साथ जेबी पारासर साहब जुड़ गए। पारासर साहब बहुत बहुत स्वागत है। आप हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके थोड़ा सा जुड़ने से पहले, आपसे हम समझना चाहेंगे कि इस बार जो बजट है, जो बार बार बात कही जा रही थी कि आपने नारी, युवा, किसान और अन्नदाता और सब पर रख दिया, लेकिन अभी भी सड़क, पानी, बिजली जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर बजट फोकस नहीं दिखाई पड़ता। हाँ अजय जी, ये अगर आप इसको गौर से पूरा देखें तो ये इस तरह से है कि इसमें जो केंद्र सरकार मतलब पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो चुनौती है वो मांग को बनाए रखना, कंजम्पशन को बढ़ाए रखना। आप जानते ही हैं कि दुनिया में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो 7 से 8% की ग्रोथ रेट से लगातार बढ़ रही है, जो दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में से है। तो जो केंद्रीय बजट का रिफ्लेक्शन है वो आपको इस बजट में दिखाई देता है। तो इस बजट में भी अगर आप देखेंगे तो वो जो उनकी एक कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी भारतीय जनता पार्टी की है, 2 एस्पेक्ट है, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक। तो पॉलिटिकल को अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लाडली बहना योजना है, जैसे वो 18,000 करोड़ रुपए का उसमें प्रोविजंस थे, उनको 23-24 हजार करोड़ के बीच में पहुंचा दिया। तो इसी तरह से उन्होंने जो नौजवानों वाली है 1800 करोड़ की जो छात्रवृत्तियां है या दूसरे एजुकेशन में उन्होंने पैसे डाला है। तो उनका अगर आप इसको ध्यान से जो दिखाई पड़ता है वो ये है लक्ष्य कि एक तो कंजम्पशन बढ़ाए रखना, रूरल इकोनॉमी में पैसे डालना, स्पेंडिंग पावर जो लाडली बहना योजना के कारण बढ़ती है महिलाओं की, और उसका एक मोटा मोटी एक अनुमान है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो कंजम्पशन है वो 14% बढ़ाने में कामयाब रही है लाडली बहना योजना। और 9,300 रुपये के SBI का रिसर्च है जो ये बताता है कि 9,300 रुपये की जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ी है। तो ये उनका जो 2-3 लक्ष्य हैं उनमें से एक लक्ष्य ये है कि अपनी एक पॉलिटिकल क्लास जो आधार है उनका, वो उस आधार को एड्रेस करना था उनको, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी चुनाव वर्ष तो है नहीं, 2027 में जाकर के वो और नई योजनाएं और कुछ आकर्षक बनाने का पैकेजिंग उसमें आपको दिखाई देगी। तो अभी जो बातें मुझे दिखाई पड़ती हैं उनमें से एक ये है कि एक तरफ वो मांग को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अगर आपने देखो ज्ञानी करके उन्होंने जो टर्म कॉइन किया है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को उन्होंने जोड़ा है, 2 आई जोड़े हैं लास्ट में। तो ये बात सही है कि आप ये जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं इनके लिए फंडिंग की क्या व्यवस्था है लॉन्ग टर्म की। अगर आपको लॉन्ग टर्म की फंडिंग करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट लाना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके भी आप मांग बढ़ाते हैं। तो उन्होंने इसमें जैसा केंद्र सरकार में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया उन्होंने इस साल, ठीक उसी तरह का रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देता है कि उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। तो ये इससे आपका क्या होगा कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी लोगों की, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे, असेट्स क्रिएट होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा जो लास्ट में जाकर के आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। तो ये चीजें इसमें दिखाई पड़ती हैं। एक बहुत बड़ी अच्छी बात है जो मुझे एकदम समझ में आई, जो मुझे क्लिक किया, जो कि आपने जो बात कही थी कि महिलाओं को जो 23,000 करोड़ रुपए किया लाडली बहना योजना, वो जो आपने मुद्दा उठाया, मुझे लग रहा है कि उस तरफ अभी सरकार उतना शायद नहीं सोची होगी, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अगर महिलाओं में जो, बल्कि रूरल एरिया में जो आप कह रहे हैं कि परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो बढ़ रही है, अगर वो बढ़ रही तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ये लाडली बहना का प्रोजेक्ट और बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के ठीक बाद एक प्रेस को संबोधित किया है, उस वक्तव्य में, उस संबोधन में उन्होंने बड़ा साफ तौर से कहा कि ये स्कीम रहेगी, इसका प्रोविजंस बढ़ेंगे और इसका जो भी जरूरत पड़ेगी फंडिंग की हम करेंगे। तो अब सवाल ये आएगा कि जैसे कि कांग्रेस या अन्य जो और कुछ आर्थिक विश्लेषक भी उस पर सवाल खड़ा करेंगे कि भाई आप लोन लेकर के और इस योजना की फंडिंग अगर कब तक करेंगे। तो दीर्घकालिक तौर पर अगर इस योजना को बनाए रखना है सरकार को, तो निश्चित रूप से वो दीर्घकालिक
संसाधनों की तरफ विचार कर रहे होंगे और उनके दिमाग में मुझे लगता है जो डबल आई उन्होंने जोड़ा है वो उसी सोच के तहत जोड़ा है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट लाने में हम कामयाब होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, नए रिसोर्सेज पैदा करते हैं, जो टैक्स का पिलफरेज है उसको रोकते हैं, माइनिंग सेक्टर से आमदनी बढ़ाते हैं, ऐसे हम अन्य आय के पीपीपी मॉडल पे जाते हैं। जो लैंड राज्य सरकार के पास अतिरिक्त पड़ी हुई है, अनयूज्ड पड़ी हुई है, उस लैंड का मोनेटाइजेशन करते हैं। इस तरह की चीजें अगर सरकार करती है और अपने राजस्व के स्रोतों को बढ़ाती है, ऋण के ऊपर निर्भरता कम करती है, हालांकि ऋण में कोई अभी खतरनाक स्तर पर नहीं है, पूरे जीएसडीपी का 31% है। 31% मतलब 30% भी अगर वो लक्ष्य करके सरकार अगर 30% तक सीमित रखती है तो इट्स वंडरफुल, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ है। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने बताया और बजट ने भी बताया कि हमारा रियल टर्म में रियलिटी यानी इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जाए तब भी ग्रोथ रेट 8% है। तो ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है। तो जो ऐसा बढ़ती हुई आप इसको ठीक ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी की आमदनी अगर 1 लाख रुपए हो जाती है, अगर उसकी पहले 25,000 रुपए थी तो दोनों की लोन लेने की क्षमता में अंतर होगा, अंतर हो जाता है। तो ये जो लोन लेने की क्षमता है एक चूंकि आप बढ़ रहे हैं इसलिए जरूरी है, लेकिन तरलता का संकट नहीं आना चाहिए। इस तरलता के बिल्कुल बिल्कुल सही, सबसे बड़ी बात आपने जो कही कि लिक्विडिटी अगर कम होगी तो फिर बहुत सारे संकट खड़े होंगे। तो तरलता का संकट रोकने के लिए वैकल्पिक राजस्व के मैं उसी सवाल, चूंकि दोनों पॉलिटिशियन हैं, गुंजन जी भी और हर्ष जी भी, मैं वही चीज समझने की कोशिश कर रहा था कि पूरे बजट में और कल जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें कहीं भी लिक्विडिटी वाला मुद्दा दिखाई नहीं पड़ता कि लिक्विडिटी बनी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है उसमें। अगर आप देखें तो क्योंकि सर आप देखें तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में भले बात कह रहे हो कि ओवरऑल ग्रोथ है, हाँ। लेकिन अगर आप उसकी एग्रीकल्चर सेक्टर की और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की दोनों की जो ग्रोथ है वो बहुत माइनस में है। देखिए ओवरऑल दरअसल जो जैसे लोन जो सरकार उठा भी रही है तो वो लोन एफआरबीएम एक्ट की जो लिमिट है उसके तहत ही उठा रही है। मसलन लोन में त्रिपाठी जी 3 तरह के लोन जो है इसके अलावा होते हैं जिनके ऊपर एक तो जो केंद्र सरकार ने एक स्पेशल स्कीम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर और रिफॉर्म्स के ऊपर एक इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। वो पूरे देश में विभिन्न राज्य सरकारें 1.85 ट्रिलियन रुपीस का लोन अभी तक ले चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी उस लोन को ले रही है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन उसकी शर्त है, वो उसको केंद्र सरकार की कुछ शर्तें हैं कि भाई इसको आप इन मदों में इस्तेमाल करेंगे। मध्य प्रदेश जो कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें उस लोन का इस्तेमाल कर रही है। दूसरा बात यह है कि एक जीएसटी कंपनसेशन का एक लोन होता है, वो भी वो जो 3% एनुअल की जो लिमिट है उस लिमिट से बाहर है, वो भी उसमें शामिल नहीं है। तीसरा एक पावर सेक्टर में सुधार करने के लिए और पावर सेक्टर का विकास करने के लिए 0.5% आप लोन ले सकते हैं आपके जीएसडीपी का, तो वो जो लोन है वो भी उसमें शामिल नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार अभी फिलहाल जो बहुत ऐसे खतरनाक उस पर नहीं, मध्य प्रदेश अभी 31 मार्च के पहले मेरे ख्याल से 5-6 हजार करोड़ का लोन और ले सकती अभी लिया, हाँ अभी ले सकती है, उसके पास गुंजाइश है। तो ये जो गुंजाइश है, इस गुंजाइश का अब सवाल सिर्फ ये रहता है कि आगे चल करके हमें ऋण पर निर्भरता घटाने के लिए अपने आमदनी बढ़ानी चाहिए, नंबर 1 वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, और दूसरी तरफ यह है कि अगर हम कल्याणकारी स्कीम्स को जिनको हम जारी रखना चाहते हैं, जो कि तो नई व्यवस्थाएं आपको करनी, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि 2027 में सरकार और भी कुछ नया करने का प्रयास करेगी, तो जाहिर है उसका उपाय ज्यादा संसाधन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको इसका उपाय। मैं देवदत्त जी के पास आता हूँ। देवदत्त जी 3 चीजें आपने सुनी, गुंजन जी पॉलिटिकल बयान था, हर्ष जी का पॉलिटिकल अपोज थी, और जो पारासर साहब ने सुनाई वो एक टेक्निकल पूरी बात कही। इन सब के बीच में आप चूंकि पत्रकार हैं, दिन भर समाज से जुड़े रहते हैं, क्या वास्तव में जिस अंदाज में सरकार चल रही है, और 2027 में ऐसा पारासर साहब भी कह रहे हैं कि 2027 यानी 28 के चुनाव के पहले बड़ी कल्याणकारी घोषणाएं और होंगी, तो समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा कि आपका बजट एक बार देखिए, जो बात पारासर जी कहते हैं टेक्निकली अपन भी समझते हैं कि लोन अभी लिमिट के नीचे है, लेकिन मैसेज तो जाता है कि लाखों करोड़ का लोन ले लिया आपने, इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? देखिए पारासर जी ने जिस तरह से विश्लेषण किया है वो पूरा सरकार का परिदृश्य उन्होंने सामने रख दिया है।
ये तो हमेशा से हम और आप देखते हैं, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, चुनावी वर्ष में लोक लुभावन बजट पेश होता है, क्योंकि जनता के सामने जनप्रतिनिधियों को जाना है तो घोषणाएं करते हैं, राहत देते हैं। लेकिन अभी कोई ऐसा चुनाव नहीं है। हालांकि जो सरकार है वो चुनावी मोड में हमेशा रहती है। नगरीय निकाय, पंचायती राज के चुनाव और फिर विधानसभा के चुनाव आना ही है। लेकिन अभी सरकार के पास कुछ ऐसे रास्ते नहीं थे जिसमें वो ज़्यादा राहत दे सके। अभी उसके पास जो सबसे ज़्यादा जो बजट का अंश जा रहा है वो लाडली बहना योजना में जा रहा है। और भी जो घोषणाएं की हैं जनप्रतिनिधियों ने, मुख्यमंत्री ने की है, उनको भी पूरा करना है। तो एक तरह से जो बजट की, जिसको बाजीगिरी कहते हैं, तो बाजीगिरी एक तरह से दिखाई गई है अधिकारियों ने और वित्त मंत्री ने। चलिए, आपकी बाजीगिरी को गुंजन जी समझते हैं। गुंजन जी, आपने पार्षद साहब को सुना, बड़े सलीके से उन्होंने समझाया। समाज की बात करें तो खैर हर्ष जी तो आपके विरोध में रहे तो विरोध की बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम दोनों एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि जो बात बार बार की पावर परचेसिंग कैपेसिटी महिलाओं की बढ़ा रही हैं, आपकी सारी बातें, एक जो मेरे मन में सवाल आता है उसका जवाब मैं ईमानदारी से चाहूँगा कि चूंकि अब आपके पास टैक्सेशन का बहुत कम वो रह गया है, सारी स्टेट्स के बाद जब से जीएसटी लागू हुआ तब से स्टेट्स के पास टैक्सेशन का बहुत कम मुद्दा बचा हुआ है। आपकी केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, जीएसटी के कलेक्शन में आपकी हिस्सेदारी, क्योंकि आप ही की सरकार है और दबंग सरकार है, आपकी सरकार बड़ी सहजता के साथ सिर्फ मांग पाती है, अपना हक मांगने की कई बार दिक्कत होती है। ऐसे में प्रदेश का डेवलपमेंट सिर्फ बजट के बहाने हो सकता है क्या? देखिए त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक परिवार के रूप में काम करती है, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो। मैं ना चाहती हूँ फिर मुझे तुलना हर चीज की कर्नाटक से करनी पड़ेगी कि वहां अगर कांग्रेस का शासन रहा है तो वहां पर कैपेक्स क्या है, वहां पर पर कैपिटा क्या है, वहां पर जीडीपी में कितनी ग्रोथ। लेकिन हम जब डेटा से अपनी ग्रोथ अपने को ही बेहतर बनाने की कोशिश है, अभी मैंने जो आपको डेटा की तुलना बताई थी वो अपनी ही सरकार की तुलना में एक वर्ष पहले की और एक वर्ष बाद की तुलना बताई थी। डॉक्टर मोहन यादव जी नवाचार के साथ आए हैं। आपने उदाहरण के तौर पर जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी की शपथ ली थी तो उन्होंने सबसे पहला नवाचार किया था कि आज तक जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होती आ रही थी, जीआईएस समिट, वो प्रमुख शहरों में होती आ रही थी और खासकर इंदौर में होती आ रही थी पिछले कई वर्षों से। लेकिन उन्होंने नवाचार किया, उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लेकर आए। हर एक छोटे क्षेत्र में ये हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रखा, उससे जो निवेश आया वो तुलना आप और हम सब ने देखा कि जो आज निवेश आया उसको, उस निवेश में से 8 से 9 लाख करोड़ का निवेश तो धरातल पर आ चुका है। उन योजनाओं को शुरू कर चुके हैं। अब हर छोट, चाहे कटनी हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, हर क्षेत्रों पर फोकस किया गया। छोटे से छोटे क्षेत्र नर्मदापुरम में भी वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया गया। इससे हम ओवरऑल विकास की बात करते हैं। हम एक तरफ मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो हम मध्य प्रदेश के वासी उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हम मेक इन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। उमरिया में आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ। उमरिया में जो रेल कोच यूनिट का स्थापना हुई, अब हम रेल कोच के मैन्युफैक्चरर मध्य प्रदेश के हैं। तो ये कुछ छोटे उदाहरण है कि हम एक विजन के साथ चल रहे हैं। आप देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है और मध्य प्रदेश मेरे ख्याल से पहला ऐसा प्रदेश है जिसने पूरे देश में रोलिंग बजट लेकर आए हैं इस वर्ष। इस बार रोलिंग बजट है। 26-27 का भी हमने प्रावधान करके रखा हुआ है। तो ये विजन हमारा दिखाता है। गुंजन जी, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था ही नहीं। अभी हर्ष जी से बात करूंगा। आप लोग बार बार चले आते हो कर्नाटक पे और बाकी कांग्रेस स्टेट पे। मेरा सवाल ये था कि कर्नाटका जो है, जहाँ हर्ष जी की पार्टी की सरकार है, वो तो अपना जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी वो दबंगई से मांग लेंगे, और अगर उनके 100 रुपए हैं तो आप कितना भी कोशिश करो तो उनको 80 रुपए तो देना ही पड़ेंगे आपकी सरकार को, मोदी जी की सरकार को। लेकिन हम चूंकि उसी पार्टी की सरकार है, एक सेम टू सेम सरकार है, हम उस दबंगई से अपना पैसा नहीं मांग पाएंगे। मेरा सवाल ये था। देखिए सर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित राष्ट्र 2047 की संकल्पना की है और उस संकल्पना के लिए अभी हम सब ने देखा जो केंद्रीय बजट भी आया वो कितना विश्वास वाला बजट था, वो कितना समावेशी बजट था। तो ये प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कांग्रेस का कोई शासित प्रदेश हो, चाहे भाजपा शासित प्रदेश हो, केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो वो जो अधिकार हर प्रदेश को समानता के रूप से मिलता है, क्योंकि ये देश
प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में है और उनकी जो दूरदर्शिता है, उनका जो चलिए मैं इस सवाल का थोड़ा आपसे ज्यादा ईमानदारी से, मेरे ख्याल से हर्ष जी मेरे सवाल था, मेरे मन में बहुत ही सवाल था ये, आज चूंकि जेपी भाई साहब ने उस मुद्दे को छेड़ा है क्या है कि सोर्स ऑफ इनकम रह गया बड़ा स्टेट के पास, वो है क्योंकि जब से जीएसटी लागू हुआ वेट में बहुत कम बचा है, चाहे कोई स्टेट हमारी हो या कर्नाटका हो, असम हो, बांग्लादेश हो, कोई भी पश्चिम बंगाल हो, कोई भी स्टेट हो, स्टेट के पास टैक्सेशन का बहुत कम बचा है, थोड़े बहुत मुद्दे बैठ के हैं जिसमें डीजल, पेट्रोल, एक्साइज, बस मैक्सिमम हम डिपेंड हो गए जीएसटी पर। जीएसटी में जब पैसा मिलता है, वही मैंने कहा कि कर्नाटक में तो आपकी सरकार है, आप तो धरना भी दे दोगे, प्रदर्शन भी कर दोगे, जबरदस्ती भी कर दोगे भैया हमारा पैसा दो, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे स्टेट जो उसकी छत्र छाया में काम कर रहे हैं, क्या उस दमदारी से अपना हिस्सा मांग पाएंगे और हिस्सा टाइम पर ना मिलने से तमाम दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए त्रिपाठी साहब, कैसे मांग पाएंगे? आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या नीति आती हुई है। जी, क्या कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी का कितने भी कद का नेता हो, क्या वो मोदी जी, अमित शाह के सामने कुछ बोल पाता है? जी, जब नहीं बोल पाता तो कैसे विरोध कर पाएगा? उनका सही करें या गलत करें, हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की रीत चली आई। जी, बोलने के लिए तो बोलते हैं कि हम कार्यकर्ताओं पर फोकस पार्टी है, लेकिन असलियत में ये बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी हमेशा इवेंट कर रहे हैं। पहले वो आप समझे, जब 2014 में चुन के आए थे तो पहले काले धन की बात करते थे, उसके बाद वो अमृत काल की बात करने लग गए थे कि 2022 में विकसित भारत होगा। आज 2026 में हम तो 26 की बात तो नहीं कर रहे, वो 2047 में पहुंच गए। जी, तो ये सिर्फ दूर के सपने दिखाते हैं। वो हमेशा ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी का फिनोमेना है कि चलिए सर, आप और आज से बेहतर कल होगा तो इंसान बेवकूफ बनते जाता है। पर चल रही है कि आज से बेहतर कल होगा। अरे भूख सर, आप और गुंजन दोनों मेरे सवाल का पॉलिटिकल जवाब, हर्ष भाई आप और गुंजन दोनों मेरे सवाल का पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं। मैं इसलिए जेबी पारा सर साहब समझना चाहूंगा। पारा सर जी, मेरे मन में जो सवाल है जिसका दोनों हमारे पार्टी के चूंकि जुड़े हुए हैं, दोनों ने पॉलिटिकल जवाब दिया, मैं आपसे थोड़ा सा एक जनरल इकोनॉमिकल सवाल उसका जवाब चाहता हूं कि दिक्कत नहीं आती क्योंकि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी टाइम पे नहीं मिल पाना एक बड़ी समस्या मुझे लग रहा है, और जीएसटी से पैसा टाइम पे हमको नहीं मिल पाना, उसका असर क्या इस सारे बजट में पड़ता है क्या? असल में जो 16वें वित्त आयोग ने जो टैक्स डिवैल्यूएशन का फार्मूला चेंज किया जी, तो उसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 7.85% से घट करके 7.35% हुई जी। अब इसमें कर्नाटक को फायदा हुआ, हमारा कुछ नुकसान हुआ। अब उसका वजह क्या है? उसका वजह यह है कि उस फार्मूले में टैक्स के प्रदर्शन को भी ध्यान में रखा है, संसाधनों के उपयोग और तमाम चीज़ों को, कई ऐसे क्रेडेंशियल्स उसमें आए और उन क्रेडेंशियल्स के कारण इस पर असर पड़ा जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश जी, इसमें कोई किसी का देखा जाए तो प्रैक्टिकली कोई हानि नहीं हुई, लेकिन उस फार्मूले में जो चेंजेस, पैरामीटर्स में चेंजेस हुए, उसमें एक पैरामीटर ये भी है कि जो राज्य ज्यादा गरीबी के स्तर पर हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश ने चूंकि पिछले कुछ वर्षों में अगर आप गौर से देखें आंकड़े उठा करके, तो 2003 में हमारा जो कृषि बजट था वो 600 करोड़ का था, वो आज 24,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर की वो 1200 केजी पर हेक्टेयर थी, वो आज 2400 केजी पर हेक्टेयर के करीब है। तो मध्य प्रदेश में जीवन स्तर में कुछ जो ऐसे राज्य हैं वो इससे मध्य प्रदेश से भी पीछे हैं, तो उनकी प्रायोरिटी में भी चेंजेस आए 16वें वित्त आयोग की। तो इसमें कोई नरेंद्र मोदी का या उनका भूमिका नहीं है, जो 16वें वित्त आयोग के कारण वो डिवैल्यूएशन में कमी आई है। अब रहा सवाल ये कि हम कैसे अपने टैक्स की एफिशिएंसी को इसमें प्रमोट करते हैं जी। राज्यों से कहते हैं कि आप अपनी जो टैक्स की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाइए, सुधारिए, बेहतर बनाइए जी। तो जो राज्य सरकारें हैं उनको अपने कर प्रशासन को बेहतर कराओ, राजस्व के जो संसाधन हैं उनका जो संकलन है उसकी प्रक्रिया को, दरों को कम करके ज्यादा टैक्स बेस को बढ़ा करके वैकल्पिक आय के स्रोत थोड़ा सा अगर पूंजीगत व्यय को कम किया जाए हाँ, तो क्या संभावना है कि बहुत सारे पैसों की बचत हो सकती है? नहीं, ये बहुत ही डिस्ट्रॉयर की साबित होगा। अगर आप पूंजीगत व्यय को घटाएंगे तो आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
पूंजीगत व्यय को बनाए रखना अच्छी चीज है, कैपिटल असेट बिल्डिंग आपकी हो रही है। देखिए अब अगर आप अजय जी एक उसको देखेंगे सारे आंकड़े पूरे बजट का कि कौन कितना हिस्सा कहाँ जा रहा है, तो उस हिसाब से हम मुश्किल से 27-28% बजट पर ही चर्चा कर रहे हैं। आपका बाकी का बजट तो फिक्स है, ऑलमोस्ट सैलरीज है, एक्सपेंडिचर है, प्रशासन है, ब्याज है, तमाम चीजें सब फिक्स्ड है। तो हमारा जो बजट जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो 27-28% का ही बजट है। जी जी, मैं सर एक मिनट रोकूं आपको, मेरे साथ जगदीश देवड़ा जी हैं मैं थोड़ा चाहूंगा कि जगदीश देवड़ा जी क्या करें, हम सुन लेते हैं। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का 4,38,317 करोड़ का बजट आ चुका है और इस वक्त हमारे साथ हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। उन्हीं से जान लेते हैं कि इस तरह का इस बार का जो बजट है वो ज्ञान पर आधारित है। केंद्र की भी यही मंशा थी और मध्य प्रदेश इसी पर जो है बजट लेकर आई है। उन्हीं से जान लेते हैं किस तरह से जो योजना सर जो ज्ञान है उस पर आधारित है ये बजट। प्रधानमंत्री की मंशा भी थी, सेंट्रल भी इसी पे बजट पेश हुआ। ये जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और जनता को आज समर्पित किया है। यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये बजट हमने पेश किया है और बजट का आकार हमने पिछले बजट के आकार से बढ़ाया है। पहले 4,21,000 करोड़ का था, अब 4,38,317 करोड़ का है। तो निश्चित रूप से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है कि आने वाले पूरे 5 साल में हम इसको डबल करेंगे, तो ये इच्छा शक्ति पूरी होगी। विपक्ष लगातार हमलावर है लेकिन कह रहा है राजकोषीय घाटा और अन्य योजनाओं में पैसा है ही नहीं, फिर भी बजट लोकलुभावन। ऐसी कोई योजना बताओ जिसमें राशि नहीं गई हो, या लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली बहना योजना के खातों में पैसे नहीं किए हो, समय पर क्लिक करके उनकी खातों में राशि जा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, हर पर समय सीमा में क्लिक करते हैं और पैसे जाते हैं। कांग्रेस के नेता एक योजना बता दे कि कभी सीधे सीधे खाते में किसी के पैसे राशि पहुंचाई हो। कह रहे कर्ज लेकर घी पी रही है सरकार। ये कर्ज लेकर के घी नहीं, कर्ज लेकर के सिंचाई योजनाएं जो आज जो सिंचाई का जो प्रबंध हो रहा है और जितने डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, कर्ज लेकर के डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। कर्ज लेकर के घी पीने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया, कांग्रेस की सरकार में किया कि कर्ज लेकर के पूंजीगत कार्यों में खर्चा न करते हुए उस पूंजीगत राशि को तनख्वाह में, वेतन, भत्ते, पेंशन, ये उदाहरण है, ये देख लेना रिकॉर्ड में उठा करके कि और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नया पैसा भी पूंजीगत कार्य का हमने कभी भी राजस्व में खर्च नहीं किया। तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष के आरोप है या जिस तरह का बजट लाया गया उस पर साफ तौर पर वित्त मंत्री का कहना है कि ये जनता का बजट है, जनता को समर्पित बजट है और विपक्ष के जो आरोप है वो पूरी तरह से निराधार हैं। कैमरा पर्सन अमित सेठ के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस। तो पारसर जी, वो जो बात आप शुरू में ऐसे इस पे जाने के पहले कह रहे थे, आप जो बता रहे थे कि पूंजी, जो सवाल मैंने पूछा था वही वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि पूंजीगत व्यय का कोई पैसा हम राजस्व में नहीं खर्च कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था, आपने जो बताया था कि एक अलग स्टाइल में काम करी सरकार, पीपीपी मोड में जा रही है, क्या इससे कुल मिलाकर के सरकार का फायदा होगा क्या? नहीं, ये दरअसल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको पैसे डालना पड़ेंगे, सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा व्यवस्था को। तो अब ये जो संसाधन, वो ठीक कह रहे हैं कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को करते रहेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जितना होता जाएगा और अनुषंगी बहुत सारे इंडस्ट्रीज चलती हैं, उससे फिर इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर कोई आदमी आप मध्य प्रदेश में पैसा लगाने के लिए आएगा, आप आमंत्रित कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2 वर्ष में 33 लाख करोड़ रुपए के आपके इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए हैं जी, तो वो ये नहीं देखेगा कि यहाँ पर सड़कें हैं कि नहीं, पानी है नहीं, बिजली है कि नहीं, तमाम चीजें देखेगा वो ऑब्वियसली। तो वो कौन बनाएगा? तो जाहिर है सरकार को बनानी पड़ेगी। तो वो बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कर्ज लेकर के अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्कीम है 50 साल में आपको लौटाना है उसको, वो बड़ी अच्छी स्कीम है, उसमें बुराई क्या है जी। तो वो लेकर के अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें कोई खामी नहीं है।
ना कोई ऐसा उसका कोई विपरीत प्रभाव अभी तत्काल अर्थव्यवस्था पे पड़ता हुआ दिखाई देता। वैसे ही जीएसडीपी का 31% है, उस 30% तक मतलब 40% तक तो एफआरबीएम एक्ट ही बोलता है कि 40% तक आप रख सकते हैं जी। तो उसमें अभी ऐसा कोई तत्काल भारी संकट पैदा नहीं हुआ, और कर्ज लेकर के अर्थव्यवस्था के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें निवेश करना, असेट बिल्डिंग करना, ये बुराई नहीं है इसमें। लेकिन अब यह है कि जो बहुत सी योजनाएं हैं उनके लिए जो राजस्व के स्रोत हैं वो बढ़ाने के लिए सरकार को, आपको मैं अजय जी बताऊं कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस पर चर्चा हो रही है, ये भी अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की बढ़ाने में बड़ा सहायक साबित होने वाला है। तो इसको इस तरह से नकारात्मक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, तो बहुत पॉजिटिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मेरे को आखिरी दौर में मैं हर्ष जी के पास एक बार फिर चाहता हूँ। हर्ष जी, देखने में आपसे मैं भी सहमत हूं कि इतना करोड़ कर्ज हो गया, कर्ज को चुकाने के लिए आपने बजट में कर्ज का ऋण चुकाने के लिए अलॉटमेंट है, और लेकिन जो पारासर साहब बात कर रहे थे टेक्निकल बात कि अभी भी जो लिमिट होती है उसके ऊपर नहीं गई मत सरकार। देखिए त्रिपाठी साहब, बात यह है जी कि निश्चित ही कर्ज ले, सिस्टमैटिक ले और डेवलपमेंट में यूज आए तो बात अलग है। लेकिन आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कर्ज तो लिया जा रहा है जी, लेकिन 90 डिग्री के पुल बन रहे हैं। अब अगर 90 डिग्री के पुल बनेंगे तो वो लोन लेके पैसा वेस्ट करना होगा कि पैसे का सदुपयोग होगा? पराशर से पूछिए। आप इंदौर में देखिए, इंदौर में जो नया रोड बना है, राहू का पुल बना है जी, कोई एक 7th क्लास का बच्चा भी वहां बनाने जाएगा तो वो बोलेगा ये पुल फेल है, ऐसा पुल नहीं बन सकता जी। तो सरकार कर क्या रही है पैसे लेके? पैसा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा जी। तो बिल्कुल आखिरी में गुंजन जी के पास, गुंजन जी बड़ा एक जिस निकल कर आया है कि ठीक है आप सब अच्छा कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, जो पारासर साहब ने बात की, जो मैं भी शुरू में आपसे कह रहा था कि लाडली बहना को आप अलग ढंग से परिभाषित कर सकते हैं कि पावर परचेजिंग पावर कैपेसिटी आप बढ़ा रही हैं ताकि अंत में लौट के पैसा आप ही के पास आएगा। लेकिन जो बात हर्ष जी ने उठाई कि ठीक है भैया कर्ज लीजिए, आप खूब पैसा लीजिए, लोन चुकाइए, ब्याज चुकाइए, लेकिन उसका उपयोग तो करिए ठीक से, मिसयूज ना होने पाए। त्रिपाठी जी, सुनने में शायद थोड़ा हास्यप्रद लगे हर्ष जी को, पर शायद एक ही बात ऐसा बोलूंगी कि हर्ष जी समझेंगे कि जो सरकार चाहे कर्ज ले रही है या नहीं ले रही है, बहुत खूबसूरती से हमारे सम्मानीय पराशर जी ने उस चीज को समझाया कि अभी भी हमारे पास लिमिट है, लेकिन एक एक पैसा किस तरह जनता के लिए उपयोग में हो रहा है उसका एक ही एग्जाम्पल दूंगी कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जो जनता ने समर्थन और प्यार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है, मैं पूछना चाहूंगी कांग्रेस क्यों शून्य पर बाहर हुई है? जो एक सीट थी वो भी उनके हाथ से गई थी, 29 की 29 सीट पे कमल खिला है, क्योंकि जनता जानती है प्यार बहुत महंगा पड़ रहा है। किसी को काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया। अगर काम नहीं किया होता पार्टी तो जनता हमारी जागरूक है और जनता अपने वोटिंग पावर से ही बताती है कि काम नहीं हुआ है। परचेजिंग पावर और वोटिंग पावर दोनों में डिफरेंस कर लिए। और बस मेरा हम सबका निवेदन ये है कि आपका बजट बहुत अच्छा है। चलिए हर्ष जी की बात में उन्होंने मान लिया कि बजट ठीक है, बट जी सर आप हर्ष जी ने कहा कि मुझसे ये पूछा जाए कि वो पुल कैसे बन रहे हैं या सड़कें कैसे बन रही है, उनमें वो पॉलिटिकल सवाल है। हाँ, तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ हर्ष जी कि उसी के लिए तो आप हैं, वो जो विपक्ष है वो उसी के लिए है कि वो सवाल खड़ा करे देश में। मैं आखिरी में चलिए मैं इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहूंगा। बस गुंजन जी आखिरी में आपसे यही निवेदन कर, हम लोग कह रहे हैं कि आपका चलिए मान लेते हैं बजट है, रोलिंग बजट पहली बार लाया गया है, आपके मुख्यमंत्री नवाचार कर रहे हैं, और इसलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम ही मेरे ख्याल से अन्य किसी चैनल पे नाम नहीं होगा जिसमें हमने लिखा है कि ज्ञानी से होगा मत्स्य अभ्युदय, अकेलौता चैनल होगा इसने अभ्युदय को जोड़ा इस पूरे बजट से। बस आपसे वही बार जो हर्ष जी ने अलग भाषा में कही, पारासर जी अलग भाषा में कह रहे हैं, देवदत्त जी अलग भाषा में कह रहे हैं, मैं बड़ी खुल्ला भाषा में कह रहा हूं कि ये जो प्यार है ना, ये प्यार कहीं महंगा ना पड़ जाए। बस इतना आपसे निवेदन रहेगा आपकी पार्टी से, आपकी सरकार से, ये प्यार हम लोगों को महंगा ना, आपका जो प्यार है ये महंगा ना पड़ जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी सब ठीक है, बजट बढ़िया है और डेवलपमेंट ऑफ मध्य का सब यही चाहते हैं। आपकी शुभकामनाएं हम सब की आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ, लेकिन अपनी पार्टी की सरकार से कहिए कि वास्तव में पैसा वही खर्च हो। ये प्रोग्राम बस यही तक, फिर किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमानों के साथ आपसे मिलूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। जाइएगा मत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।